9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इसका जो बुक है इसका एक एक माने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग और इसको समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सोशलिज्म। सोशलिज्म है क्या चीज़ ये समझना होगा। तो सोशलिज्म जैसे अगर हम इसको एक डिफिनेशन कहेंगे कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या चीज़ है, साधन है। जितना मीन्स होता है, जितना भी साधन है, जैसे प्रोडक्शन करने का हो सकता है, रॉ मटेरियल हो या फिर मतलब कि लेबर हो, कैपिटल्स हो, जितना भी हो, आर कंट्रोल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल, जिसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ पीपुल, बाय ग्रुप ऑफ पीपुल। याद रखिएगा कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपुल या और गवर्नमेंट या सरकार इज़ नोन एज सोशलिज्म। यानी आप समझे कि सोशलिज्म क्या चीज़ है कि जितना भी साधन है, जितना भी किसी देश के अंदर कोई साधन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस है, उसका नियंत्रण सरकार के अंदर है, माने कि कंट्रोल्ड सरकार या कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल्स के अंदर है, देश की जनता के अंदर है, उसको सोशलिज्म कहते हैं और हिंदी में इसको समाजवाद कहते हैं। तो यूरोप में कहाँ से सोशलिज्म आया? सोशलिज्म जो आया, आप इस चैप्टर में ये देखेंगे कि सोशलिज्म यूरोप सबसे पहले शुरुआत जो वन जो हम लोग देख रहे हैं, वन जो देखेंगे ये पूरा कि सोशलिज्म कहाँ से आया। एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, जब सोशलिज्म आया तो कैसे रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति जो 1917 से आया था, वो कैसे स्टार्ट हुआ 1917 में रूसी क्रांति। और यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर्स में, वहाँ पर और एक चीज़ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। जैसे भारत में किंग होता है और क्वीन, राजा और रानी होता है, और यहाँ पर जैसे डायनेस्टी है तो वहाँ पर जो था जो रोबेस्टियन डायनेस्टी था, जैसे यहाँ पर मुगल डायनेस्टी होता है। अंतिम जो राजा का जो युग था ईस्ट इंडिया कंपनी से, मुगल डायनेस्टी से रोबोस्टो डायनेस्टी तो वहाँ पर था। और यहाँ पर जैसे किंग है तो वहाँ पर उसको जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रशियन, जो रशियन वर्ड है रसा से, उसको जार कहा जाता था। और क्वीन को जरीना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जरीना। यानी राजा और रानी, जैसे हम लोग इंडिया में भारत में राजा रानी कहते हैं, वैसे ही रूस में जार और जरीना कहा जाता था। तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट से समझ गए होंगे। तो इस जो वन में आने से पहले, वन में ज़्यादा अभी हम लोग जो भी करेंगे कि सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप की पूरी बात करेंगे। यूरोप में जहाँ पर फ्रांस में क्रांति आया था, जो फ्रांस जो ये यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर रिवोल्यूशन आया था 1789 में, उसकी चर्चा करेंगे। और उस 79 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 में या 79 जो 89 में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो द एज ऑफ सोशल चेंज, एज ऑफ सोशल चेंज माने सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। कि समाज जो था, समाज में परिवर्तन आने लगा, तो उसका युग। कैसे युग आया? तो जैसे पहले क्या था कि फ्रांस, वहाँ जैसे पूरे यूरोप में जो समाज था बटा हुआ था। जैसे अगर इंडिया के कंसर्न में देखेंगे तो यहाँ पर ऊंच और नीच, अमीरी गरीब नहीं, ऊंच और नीच। और अगर कोई एक जाति था, ब्राह्मण था, तो उसमें भी बटा हुआ था, कोई ब्राह्मण अलग, कोई अगर कुर्मी था तो उसमें भी अलग बटा था। तो एक उप जाति में भी अंतर था और लड़ाई होती थी। तो उसी तरह से जो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि पिछले चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता एंड इक्वलिटी का, कि फ्रीडम और इक्वलिटी माने कि स्वतंत्रता जो है और समानता का पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और डैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सर्कुलेटेड इन यूरोप जो लिखा हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बाद ये यूरोप में फैला। तो यूरोप में कौन ले गया? तो इसको नेपोलियन ले गया। कौन ले गया? नेपोलियन बोनापार्ट, जो अगर चैप्टर 1 को ठीक से पढ़े होंगे। और जब नेपोलियन बोनापार्ट जब मर गया तो वो 1815 में वो जब हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में, तो हारने के बाद जाके ये जो आइडियाज़ था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। तो शुरुआत जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्या ले गया, तो जो फ्रीडम एंड इक्वलिटी ये ले गया था नेपोलियन, जब वो सुप्रीम लीडर पढ़ा था। तो इसके यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हम नोट्स जो वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब फ्रांसीसी क्रांति थी, ओपनड अप द पॉसिबिलिटी मैंने एक दरवाज़ा खोल दिया एक संभावना का, ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर, कि जिस तरह का समाज बना हुआ, जैसे हम लोग में अमीरी गरीबी ये नहीं था, ऊंच नीच भारत में, वैसे ही वहाँ पर आप देखें कि पूरे यूरोप में मैंने एक एरिस्टोक्रेट होता था। एरिस्टोक्रेट कौन हो, किसको कहते हैं, तो आगे इसको देखते हैं। तो
फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड अप, दरवाज़ा खोल दिया पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर, कि एक दरवाज़ा खोल दिया किस तरह से समाज जो स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तन करने के लिए। क्या आपने देखा, आपने क्या देखा अभी तक? तो एज यू रेड, कि आप देखे होंगे यू एज यू हैव रेड बिफोर द 18th सेंचुरी, बिफोर द 18th सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं तो 18th सेंचुरी जब बात कर रहे हैं तो 1700 से लेकर 1799 को 18th सेंचुरी कहते हैं। तो यू हैव रेड अबाउट द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज, जो समाज था पूरी यूरोप की बात करें, डिवाइडेड इनटू स्टेट। स्टेट जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? तो एरिस्टोक्रेट थे। तो फर्स्ट स्टेट जो एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी कि राजा का परिवार, राजा का परिवार और ऐसे अधिकारी जो ऊंचे में है, या फिर चर्च, ये समाज उसमें बैठा था। वो लोग पूरे जो फर्स्ट स्टेट में थे ये लोग एरिस्टोक्रेचर, विच कंट्रोल्ड इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी को, पूरे अर्थव्यवस्था को और सामाजिक पावर को कंट्रोल करते थे। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, लेकिन जब क्रांति भी, रेवोल्यूशन में इट सीम्स पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज दिस, और जब फ्रांस में क्रांति हुई तो सबको लगने लगा कि नहीं, माने राजा का परिवार ही क्यों, चर्च का पादरी ही क्यों, वो उसको परिवर्तन चाहने लगते थे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं, दुनिया के सारे देशों में, चाहे एशिया हो, यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडिया, नया विचार जो समाज को परिवर्तन करने का, अबाउट इंडिविजुअल राइट, कि एक जो अधिकार की बात करने लगे लोग। क्या अधिकार का? फ्रीडम एंड लिबर्टी, दो वर्ड याद रखिएगा, फ्रीडम एंड लिबर्टी। हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू डिस्कस, और इसकी चर्चा होने लगी। इवन कि भारत में भी, इन इंडिया, भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरिजो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि सामाजिक जो क्रांति थी उसकी बात करने लगे। मेनी अदर्स डिबेटेड आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, और जो यूरोप में जो माने क्रांति के बाद उस समय भी इसकी चर्चा चालू हो गई। तो डेवलपमेंट इन कॉलोनीज, चाहे जितने भी ईस्ट इंडिया कॉलोनीज हो या फ्रेंच कॉलोनीज हो, जहाँ जहाँ उनका जो आधिपत्य, जो ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जो डेनमार्क, ये लोग दूसरे, या बेल्जियम, जो दूसरे दूसरे देशों में जो कब्जा किए, उस कॉलोनी में भी चर्चा होने लगी। जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉलोनी था भारत, वहाँ भी चर्चा होने लगी। जो उस समय कौन कौन कॉलोनी थी भारत में? भारत में था दिल्ली, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो इसमें ये चर्चा होने लगी एंड रीसेप्ट दीज आइडिया ऑफ सोशल, ये सोसाइटल चेंज, कि इसको सामाजिक परिवर्तन की बात होने लगी। नॉट एब, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि कौन लोग बात करने लगे, सबको क्या एक समान परिवर्तन चाहते थे? तो यहीं पर आता है वर्ड आता है कि रेडिकल का, कंजर्वेटिव का, लिबरल्स का। तो नॉट एवरी इन यूरोप, कि पूरे सबको यूरोप में नहीं चाहते, हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि सारे लोग पूरे समाज को परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे? तो रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। तो कैसे कैसे लोग थे? कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए, बट विश फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे करें? वो चाह रहे थे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो, ग्रेजुअल शिफ्ट। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। तो यहाँ पर तीन वर्ड देखिए, एक तो देखिए तीन वर्ड को समझने की कोशिश करें इस लाइन को। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी, कि कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो, बट विश फॉर ग्रेजुअल चेंज, कि धीरे धीरे चेंज करते थे। क्या चाहते थे? धीरे धीरे चेंज कहते थे। तो इसको जो हम लोग कहते थे, इसको कहते थे लिबरल्स। क्या कहते थे? लिबरल्स, की धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। कि अब यहाँ पर ये भी तीन वर्ड देखिएगा, लिबरल्स देखिएगा कि धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, और टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, कि पूरा परिवर्तन चाहते थे, नहीं पूरा परिवर्तन कर दिए थे, उसको रेडिकल कहते थे। लेकिन लिबरल और रेडिकल्स, ये ध्यान देना है कि अंतर क्या है। तो लिबरल रेडिकल्स कौन कौन थे? एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पर जितना भी कारखाना था, फैक्ट्रीज था, या फिर जितना भी इंडस्ट्रीज था, कारखाना जो फार्म हो गया, इंडस्ट्री या उद्योग था, तो उसके जो मालिक थे, उनका जो मालिक थे या जो वहाँ काम करने वाले थे, वो सब लिबरल्स या रेडिकल्स थे। वो लोगों के पास ही पैसा था, वही लोग पैसा लगाते थे, लिबरल्स और रेडिकल। तो वो लोग मैंने ये नहीं चाहते थे कि जो कारखाना है वो चेंज हो जाए। लेकिन रेडिकल्स लोग कौन थे? रेडिकल्स याद रखिएगा कि जो वहाँ काम करने वाले ज़्यादा थे, और लिबरल्स थे जिनके पास पैसा था। तो ये दोनों कारखाना बंद नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा आता था, काम करते थे। तो वहाँ पर जितने भी यूनियन थे, वर्कर थे, वो लोग रेडिकल्स थे। तो लोग परिवर्तन चाहते थे कि राजा नहीं होना चाहिए। वो लोग कैसा परिवर्तन चाहते थे? कि राजा नहीं होना चाहिए,
वहाँ पर मतलब कि जो जार है मैंने कि उस वो नहीं होना चाहिए, सारा सबको फ्रीडम होना चाहिए, बोलने का काम करने का आवर होना चाहिए। लेकिन कुछ उसमें से कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव माने कि रूढ़िवादी जो पुराने विचार के थे, वो चाहते थे राजा तो भगवान है, जार जो भगवान है। वो चाहते थे अदर्स वे लिबरल रेडिकल्स, जो लिबरल रेडिकल्स अलग थे। व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। तो ये जो तीन वर्ड है रेडिकल, लिबरल वो या फिर कंजर्वेटिव, इसका मीनिंग क्या है समय के अनुसार। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर जो चैप्टर 2 सोशलिज्म में देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव का मीनिंग कुछ अलग होगा, तो किसी और चैप्टर 10th में आएगा तो वहाँ मीनिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार इसका मीनिंग भी बदला। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे तो स्वतंत्रता से पहले उसका नाम था आज़ादी का, लेकिन आज उसका मोटो जो है अलग है। तो उसी तरह से कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स का मीनिंग समय समय पर बदलते रह गया। तो वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए दैट दिस टर्म डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल टाइम, कि ये जो हम बता रहे हैं कि ये तीनों का वर्ड हमेशा एक ही मीनिंग नहीं रहता था हमेशा में। सो we will look briefly at the some of the important political tradition in the 19th century। अब हम लोग आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे थे 18th सेंचुरी की, 1700 से 1799 में जो चेंज हुआ यूरोप में। अब हम लोग इसका प्रभाव, ये जो चेंज हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन सब, इसका प्रभाव 19th सेंचुरी यानी 1800 से लेकर 1899 में क्या पड़ा या इसको प्रभावित इन्फ्लुएंस चेंज। सो देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट इन दिस वाज एन अटेम्प्ट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि जो पूरा जो रेडिकल कि चेंज होने लगा समाज, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड थ्रू द रेवोल्यूशन, क्रांति के अनुसार इन रसा यानी 1970 में सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि समाजवाद, सोशलिज्म जो था समाजवाद, जो हम बताए थे कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कितना जितने भी साधन हैं आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट या पब्लिक, इज नोन एज द सोशलिज्म। पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी, कैसे समाज में परिवर्तन हुआ। अब ये तीनों का मीनिंग देखते हैं, लिबरल का, रेडिकल्स का और कंजर्वेटिव्स का। तो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स, कि कुछ लोग थे जो लिबरल्स थे। लिबरल क्या चाहते थे, इसको याद रखिएगा, याद कि लिबरल क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान हो। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। और फिर हम आपको बता रहे हैं कि लिबरल और रेडिकल्स, लिबरल्स था जिनके पास कारखाना था जो चलाते थे, रेडिकल्स थे जो कि वहाँ लेबर थे, यानी दोनों कारखाना में थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स जो थे पुराने विचार वाले थे, रूढ़िवादी थे। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि सब धर्मों का सम्मान हो, क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मालिक थे, उनके पास कारखाना था वहाँ पर, याद रखिएगा। तो वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि समाज जो था उस समय याद रखने का परिवर्तन, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करता था इन फेवर ऑफ वन रिलीजन, कि जो यूरोप में एक धर्म पर फेवर करता था। लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि सब कोई को समान, सब धर्मों का समान हो। जैसे ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि चर्च जो है क्रिश्चियनिटी, उसमें बहुत तरह के चर्च थे, रोमन थे, कैथोलिक थे, या फिर मतलब कि इंग्लैंड के चर्च थे, इंडिया में जो इंडियन चर्च होता है या एशियन चर्च होता है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन फेवर कैथोलिक चर्च। तो अलग अलग जो चर्च है, इंग्लैंड चर्च, फिर प्रोटेस्टेंट चर्च जो कि मार्टिन लूथर किंग ने उसमें परिवर्तन किया। तो लिबरल्स का पहला याद रखिएगा, लिबरल्स का पहला पॉइंट क्या है, इसको याद रखना है कि सोशलिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद का उस समय रसा में, तो लिबरल मतलब होता था कि सभी धर्मों को सम्मान चाहते थे, सेकुलरिज्म चाहते थे। और सेकंड क्या चाहते थे, लिबरल्स ऑल्सो अपोज टू अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। वहाँ पर जैसे कि हम बताया कि रोस्तिन का जो समाज था, राजा था, जार था, उसको विद्रोह चाहते थे। वो चाहते थे कि राजा नहीं होना चाहिए, जार नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे क्योंकि वो लोग कारखाना के मालिक थे, तो उन लोग को हमेशा राजा आते थे तो कुछ ना कुछ टैक्स लगा देते थे, तो चाहते थे कि राजा नहीं थे। यानी लिबरल्स दो चीज़ याद रखिएगा, पहला क्या हो गया कि सेकुलरिज्म चाहते थे कि सब धर्मों का सम्मान हो, दूसरा चाहते थे जार का विरोध करते थे। फिर तीसरा पॉइंट कि दे वांटेड टू सेव गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि इंडिविजुअल्स का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम का, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, लिबर्टी का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो लिबरल्स कौन कौन थे, लिबरल्स का पहला माने कि सेकुलरिज्म, सभी समाज का माने आदर होना चाहिए। फिर डायनेस्टी रूल नहीं होना चाहिए। फिर उसको कह रहे थे कि इंडिविजुअल्स का राइट होना चाहिए, फ्रीडम और लिबर्टी होना चाहिए। दे अस और लिबरल्स क्या कहते हैं, अस टू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट भी चाहते थे जो कि चुन कर है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र हो। माने दे
अर्ज टू रिप्रेजेंट द इलेक्टिव पार्लियामेंट में सब्जेक्ट टू लॉ एंड बाय द वेल ट्रेंड जुडिशरी। उसमें कहते थे एक ने कि यहाँ पर पार्लियामेंट चाहते थे, लेकिन जैसे इंडिया में क्या है कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, फिर उसका जुडिशरी, ये तीनों अलग है, तो उसी तरह से वो चाहते थे। लेकिन वो चाहते थे कि डेमोक्रेट नहीं हो, माने लोकतांत्रिक नहीं हो, सबको वोट देने का अधिकार नहीं हो, याद रखने का। तो वो चाहते थे कि यूनिवर्सल एडिटेड फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो चाहते थे जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास माने कि कुछ पैसा है, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास संपत्ति है, शुड हैव द वोट, उसको वोट देना चाहिए। यानी आप देखें कि लिबरल्स जो यूरोप में थे, कौन लोग कहलाते थे? लिबरल्स कहलाते थे कि वो सेकुलरिज्म थे, सब धर्मों का सम्मान करते थे, पहला। सेकंड चाहते थे कि जो डायनेस्टी रूलर है वो नहीं हो। तीसरा चाहते थे कि फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते थे। और चौथा चाहते थे कि वोट उसी को देने का अधिकार है जिसके पास संपत्ति हो, कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। यानी आप लिबरल समझ गए कि लिबरल का मीनिंग यहाँ क्या है, क्योंकि क्लास 10th में आप जाएंगे तो फिर से याद रखिए, वहाँ लिबरल्स मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि वहाँ पर उदारवाद आएगा। लिबरल्स याद रखिएगा, उदारवादी हिंदी में कहते हैं उदारवाद, तो वहाँ पर मीनिंग आ जाएगा आर्थिक क्षेत्र में। याद रखिए क्लास 10th को फिर से पढ़ना है। लेकिन जब हम यूरोप की बात करेंगे तो उस समय जब हम किस समय 19th सेंचुरीज में, जो 19th सेंचुरी 1800 से 1899 में, इस समय लिबरल का ये मीनिंग था कि सेकुलरिज्म, सब धर्मों का सम्मान, फिर सबको वोट देने का अधिकार नहीं, जिसका पैसा उसके पास जाके, फिर डायनेस्टी रूलर का विरोध और जुडिशरी होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं कि लिबरल्स। अब लेकिन रेडिकल क्या चाहते थे? रेडिकल हम बोले कि वो काम करने वाले लोग थे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड टू नेशन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, कि काम करने वाले थे, वर्कर थे, वो लोग पढ़े लिखे थे तभी काम करते थे। तो वो चाहते थे कि जो सरकार हो वो जनता का हो, माने डेमोक्रेसी हो, सबको वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए। मेनी सपोर्टेड वीमेन सेपरेटेड माने कि राइट टू वोट देने का अधिकार मूवमेंट, कि वो लोग औरत को भी वोट देने का अधिकार चलाने लगे, आंदोलन करने लगे। तो यानी यह देखिएगा यहाँ पर जो लिबरल्स थे वो चाहते सबको वोट नहीं देना है, लेकिन रेडिकल्स चाहते थे सबको वोट देने के लिए। अनलाइक लिबरल्स उसके अपोज, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, कि रेडिकल्स चाहते थे कि माने डेमोक्रेसी होना चाहिए लेकिन फैक्ट्री भी होना चाहिए ताकि काम मिले। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसलिए लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो क्योंकि वो लोग वर्कर थे, पैसा कमाते थे, ज़मीन खरीदते थे। जैसे आज भी जो नौकरी पेशे लोग हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी बड़े बड़े में, तो उनके पास पैसा होता है, तो उसी वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते थे रेडिकल। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ यू, लेकिन वो लिबरल की तरह नहीं चाहते थे कि एक हाथ में पैसा हो, जैसे कि पूंजीपति। यानी देख लिया आपकी रेडिकल्स क्या है कि वो सबको वोट देने का अधिकार चाहते थे, लेकिन लिबरल नहीं चाहते थे, वो सिर्फ जिसको पैसा था ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, माने जनता द्वारा चुना जाओ। लेकिन लिबरल्स थे वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि माने जुडिशरी होना चाहिए, वो उसको हाथ होना चाहिए। फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया लिबरल में। अब कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? तो कंजर्वेटिव वेर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स, कि जो रूढ़िवादी थे वो उदारवादी और जो तुरंत परिवर्तन चाहते थे उसके अगेंस्ट थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू नीड ऑफ द चेंज, लेकिन कंजर्वेटिव कोई परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि जार को भगवान मानते थे। लेकिन जब फ्रांस क्रांति हुई, रूसी क्रांति, ये फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो वो थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किए कि हाँ परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए। तो 18th सेंचुरी में क्या था? कंजर्वेटिव हैड बीन ग्रेजुअली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, 18th सेंचुरी में वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे कि चलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। दे एक्सेप्टेड सम चेंज वाज इनएविटेबल टू दैट बिलीव द पास्ट, लेकिन कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो पास्ट है, पूर्वज है, उसका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। चेंज है टू प्राउड अबाउट द थ्रू स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चेंज करें, राजा को रहने दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री को, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या कि महारानी है, वहाँ प्रधानमंत्री है, चाचक चलाता है, लेकिन महारानी को नहीं हटाया गया, तो वो कंजर्वेटिव के चलते हुआ। अब यहाँ पर है कि सच डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट सोशल चेंज, सच डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्नवाइल टू फॉलोड फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन हुआ जब फ्रांसीसी ये क्रांति हुई थी, तो इसमें लड़ाई होने लगा। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्ड डिफाइंड लिमिट ऑफ पोटेंशियल पॉलिटिकल टेंडेंसी, धीरे धीरे चेंज हुआ। यानी तीन तरह का आप ग्रुप देख रहे हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। लेकिन समय के साथ जो यूरोप में ये तीनों चेंज हो गया और सोशलिस्ट आ गया। तो सोशलिस्ट कैसे आया तीनों का? वहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तीनों वर्ड कब आ रहा है, तो 1700 से 1799 तक, यानी 18th सेंचुरी में लिबरल का मीनिंग क्या है
फिर जाके रेडिकल का मीनिंग क्या है, कंजर्वेटिव, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग मिलेंगे और वहाँ चर्चा स्टार्ट करेंगे कि इंडस्ट्रियल चेंज सोसाइटी और सोशल चेंज का।